करीब सुबह के 10 बजे थे और पंजाब की हाई सिक्योरिटी नाभा जेल अपनी रोज की रफ्तार में चल रही थी। पहरेदार दीवारों पर चक्कर काट रहे थे, भीतर कैदी अपने अपने काम में उलझे थे और सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि किसी को आने वाले तूफान की भनक तक नहीं थी। तभी बाहर से इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गेट पर तैनात संतरी ने देखा एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर आगे आगे, उसके पीछे मारुति स्विफ्ट और हुंडई, वरना तीनों तेज रफ्तार में सीधे मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं, जैसे कोई बड़ा अफसर अचानक निरीक्षण पर आधमका हो। संतरी ने हाथ उठाकर रोका और बोला, रुको, कौन हो आप लोग, किस काम से? सामने खड़े इंस्पेक्टर की वर्दी पहने आदमी ने बिना पलक झपकाए सख्त आवाज में कहा, खास कैदियों के तबादले का आदेश है, फौरन गेट खोलो। संतरी कुछ और पूछता, इससे पहले ही एक बंदूक उसकी छाती पर टिक गई। किसी ने पीछे से चिल्लाया, टाइम बर्बाद मत करो, और अगले ही पल हवा में गोलियां गरज उठी। जेल परिसर में अचानक अफरा तफरी मच गई। धमाकों की आवाज से दीवारें कांप उठी। नकली पुलिस वाले इतनी सफाई से एक्ट कर रहे थे कि कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि खेल क्या है। गेट पर खड़े पहरेदारों ने मजबूरी में हथियार नीचे रख दिए। हमलावरों ने पलक झपकते ही मुख्य द्वार अपने कब्जे में ले लिया। उनके साथ 2 लोग ऐसे थे जिनके हाथों में हथकड़ियां लगी थीं, मानो वे सच में कैदी हों। असल में यह पूरी तरह रची गई स्क्रिप्ट थी। वर्दी, हथकड़ी और नकली आदेश, सब कुछ परफेक्ट। भीतर घुसते ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को फटकारा, सब जमीन पर लेटो, कोई हीरो मत बनना। कुछ कैदी शोर सुनकर बैरकों की सलाखों तक आ गए, लेकिन लोहे की दीवारों के उस पार वे सिर्फ तमाशा ही देख सकते थे। जेल के अंदर बैरक नंबर 5 के पास कुलप्रीत सिंह उर्फ नीता देओल अपने 3 साथियों के साथ पहले से अलर्ट खड़ा था। जैसे ही गोलियों की आवाज कानों में पड़ी, चारों की नजरें मिली। नीता ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, यही वो पल है जिसका इंतजार था। पास खड़े गुरप्रीत ने फुसफुसाकर जवाब दिया, खेल शुरू हो चुका है, तैयार रहो। बाहर से सायरन और गोलियों की आवाज मिलकर अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। तभी एक नकाबपोश आदमी चाबियों का गुच्छा हिलाता हुआ वहां पहुंचा। दरवाजा खोलते हुए हांफ कर बोला, चलो जल्दी करो, 1 सेकंड भी कीमती है। नीता देओल, सेखों, विक्की गौंडर और अमनदीप ढोटिया अपने अपने कमरों से निकलते ही दौड़ पड़े। भागते हुए नीता की नजर कुछ दूरी पर खड़े जेलर और पहरेदारों पर पड़ी, जो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कंट्रोल कैसे वापस लें। कोई चिल्लाया, बैकअप बुलाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुख्य द्वार के पास वही सफेद फॉर्च्यूनर धूल उड़ाती हुई इंतजार कर रही थी। विक्की ने दौड़ते हुए हंसकर कहा, आज यही हमारी रथ है। चारों बिना रुके गाड़ियों में कूद पड़े। एक हमलावर ने पीछे मुड़कर कवर फायर शुरू कर दिया ताकि कोई पीछा न कर सके। गोलियों की तड़तड़ाहट और इंजनों की दहाड़ साथ साथ गूंजने लगी। पल भर में गाड़ियां गेट तोड़ते हुए बाहर निकल गईं और देखते ही देखते काफिला आंखों से ओझल हो गया। पीछे रह गया बस सायरन का शोर और हवा में उड़ती धूल। पंजाब पुलिस के इतिहास की सबसे सनसनीखेज जेल ब्रेक को अंजाम दिया जा चुका था। गाड़ी के भीतर बैठे नीता ने पीछे मुड़कर जेल की ऊंची दीवारों को देखा और होठों पर जीत की हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, आखिरकार आजाद। किसी ने आगे से कहा, खुश मत हो, अभी लंबा खेल बाकी है। काफिला पटियाला की सड़कों पर बिजली की तरह भाग रहा था। आजादी का नशा उसकी नसों में दौड़ रहा था, लेकिन उसी के साथ दिमाग में पुरानी तस्वीरें भी घूमने लगी। वो रास्ता जो उसे यहां तक लाया था। उसने सोचा, मैं यहां तक कैसे पहुंचा, क्या क्या पीछे छूट गया, और उसी पल कहानी उसे कई साल पीछे ले गई। पंजाब के मोगा जिले में बसे एक संपन्न परिवार तक, जहां से उसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया था जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। कुलप्रीत सिंह देओल उर्फ नीता एक ऐसे घर में पला बढ़ा था जहां किसी चीज की कमी का सवाल ही नहीं था। उसके पिता एक बड़े सरकारी अफसर रह चुके थे और रिटायरमेंट के बाद भी घर की इज्जत और रुतबा कायम था। बाहर से देखने पर नीता बिल्कुल सीधा सादा हंसमुख पंजाबी लड़का लगता था, जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके भीतर कैसी बेचैनी पल रही है।
लेकिन जैसे ही उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। आराम और पैसे की मौजूदगी के बावजूद उसे हमेशा तेज रफ्तार, खतरे और ताकत वाली दुनिया की ख्वाहिश रहती थी। बचपन से ही उसे फिल्मों के दबंग हीरो, चमकती बंदूकें और रौबदार जिंदगी आकर्षित करती थी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ होने लगा जिनकी नजरों में कानून सिर्फ एक मजाक था। उन दिनों मोगा और आसपास के इलाकों में अपराध का माहौल गर्म था। छोटे बड़े कई गिरोह आपस में भिड़े रहते थे। उन्हीं में से एक था गुड़ शाहिद सिंह उर्फ शेरा खूबन का गिरोह, जिसका नाम सुनते ही हाईवे पर सफर करने वालों की रूह कांप जाती थी। लूटपाट, सुपारी लेकर कत्ल और खुलेआम दहशत फैलाना उसकी पहचान बन चुका था। नीता कब और कैसे शेरा खूबन के करीब पहुंचा, ये किसी को ठीक से पता नहीं चला, लेकिन इतना तय था कि वह धीरे धीरे उसी दुनिया का हिस्सा बन गया। घर वालों को तब भी शायद भनक नहीं थी कि उनका बेटा किस रास्ते पर निकल चुका है। कुछ ही वक्त में नीता ने गिरोह के भीतर अपनी अलग जगह बना ली। उसका दिमाग तेज चलता था, चेहरे पर डर नाम की चीज नहीं थी और निशाना ऐसा कि लोग कहते थे, ये लड़का आंख झपकाए बिना काम खत्म कर देता है। देखते ही देखते उसे शार्प शूटर माना जाने लगा और अब हर बड़े काम में वही आगे रहता। फिर आया 2012 का साल। शेरा खूबन के गिरोह और दूसरे बदमाशों के बीच इलाके पर कब्जे की जंग खुलकर चल रही थी। उसी हंगामे के बीच पंजाब पुलिस ने एक मुठभेड़ में शेरा खूबन को ढेर कर दिया। सरगना की मौत से गिरोह में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची, लेकिन नीता, गुरप्रीत सेखों और विक्रमजीत उर्फ विक्की गोंडर जैसे नौजवानों ने कमान अपने हाथ में ले ली। उधर अपराध की दुनिया में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, सुखबीर सिंह उर्फ सूखा पहलवान। सूखा अपने आप में पूरा ब्रांड बन चुका था। उसके खिलाफ कत्ल, रंगदारी, फिरौती और हथियारों की तस्करी जैसे कई मामले दर्ज थे। वह सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर खुलेआम दुश्मनों को ललकारता था। दो ताकतवर गिरोह और दोनों के सरगना टकराव होना ही था। शेरा खूबन की मौत के बाद नीता और उसके साथियों को लगने लगा कि अब सूखा ज्यादा सिर उठाने लगा है। शुरुआत में दोनों तरफ से बस छोटी मोटी झड़पें हुई, धमकियां दी गईं और इलाके में तनाव बना रहा। कहते हैं 2012 में ही एक बार जब पुलिस सूखा को किसी केस में अदालत ले जा रही थी, तब नीता ने अपने साथियों के साथ उस पर हमला करने की कोशिश की थी। वो कोशिश नाकाम रही और सूखा बाल बाल बच गया, लेकिन उसी दिन से दोनों के बीच दुश्मनी की आग खुलकर जल उठी। वक्त गुजरता गया, टकराव छोटे बड़े रूप में चलता रहा। आखिरकार 2015 की शुरुआत में नीता और उसके साथियों ने तय कर लिया कि अब इस कहानी का अंत कर देना चाहिए। एक शाम बैठकर उन्होंने प्लान बनाया। विक्की ने कहा, बार बार की लड़ाई से कुछ नहीं होगा, इसे हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। गुरप्रीत ने हामी भरी और नीता चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्हें खबर मिली कि जनवरी 2015 में सूखा को जालंधर की अदालत में पेशी के बाद पटियाला की नाभा जेल वापस ले जाया जाएगा। पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा में सड़क मार्ग से ले जाने वाली थी। नीता ने नक्शा फैलाकर कहा, यही रास्ता है, यही मौका। योजना बन चुकी थी कि सफर के दौरान ही उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। 21 जनवरी की ठंडी दोपहर थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर फगवाड़ा के पास धूप फैली हुई थी। आगे आगे पुलिस की जिप्सी चल रही थी, जिसके भीतर हथकड़ियों में जकड़ा सूखा बैठा था और चारों तरफ बंदूकधारी पुलिसकर्मी थे। सूखा को लग रहा था कि पुलिस की इस ढाल के बीच वह पूरी तरह सुरक्षित है। वह बेपरवाही से एक सिपाही से हंसते हुए बोला, देख लेना, कुछ दिन में फिर बाहर होगा, तब सब बराबर कर दूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसी सड़क पर उसका इंतजार कर रही है। कुछ किलोमीटर आगे अचानक एक काली टोयोटा फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार से आकर पुलिस की गाड़ी के सामने अड़ गई। पीछे से एक और एसयूवी और एक स्विफ्ट ने आकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। पुलिस ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक मारे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, करीब 10 हथियारबंद लोग अलग अलग दिशाओं से टूट पड़े। किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई हिलेगा नहीं, और अगले ही पल गोलियां चलने लगी। पुलिस वालों ने संभलने की कोशिश की, लेकिन हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि वे कुछ कर नहीं पाए।
कुछ ही सेकंड में हमलावरों ने 6 पुलिसकर्मियों को काबू में कर लिया, उनके हथियार छीन लिए और उन्हें सड़क किनारे धकेल दिया। इस बीच सूखा ने हालात भांपकर गाड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ बंदूकें तनी देख उसके कदम वहीं रुक गए। तभी सामने से नीता देओल आगे बढ़ा। उसके हाथ में 9 mm की पिस्तौल थी और चेहरे पर अजीब सी ठंडक। सूखा ने उसे देखते ही पहचान लिया और गुस्से डर में चिल्लाया, नीता, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा? उसकी आवाज में पहली बार बेबसी झलक रही थी। नीता ने जवाब दिया, आज अंजाम की ही बात करने आए हैं सूखा, बहुत देर हो चुकी है। नीता ने अपने सामने खड़े सूखा को ऐसे देखा जैसे शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार देखता है। होंठों के कोने पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई और वह बोला, बहुत उछल लिया तू, अब हिसाब चुकता होने का वक्त है। तभी पीछे से विक्की गोंडर की गरजती आवाज गूंजी, खत्म करो इसे, यहां तमाशा देखने नहीं आए हैं। बस जैसे इसी इशारे का इंतजार था। नीता ने बिना एक पल सोचे पिस्तौल उठाई और सीधे सूखा के सीने पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली लगते ही सूखा संभल भी नहीं पाया कि दूसरी और फिर तीसरी गोली उसके शरीर में उतरती चली गई। आसपास खड़े दूसरे हमलावरों ने भी गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में सूखा की लाश सड़क पर गिर पड़ी और खून की धार ने डामर को लाल कर दिया। सड़क किनारे पड़े पुलिसकर्मी ये सब पत्थर की मूर्तियों की तरह देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी आगे बढ़ाए। हमलावरों के चेहरों पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को मिटा देने की जीत साफ दिख रही थी। गुरप्रीत सेखों दौड़कर आगे आया, पुलिस वालों की राइफलें उठाईं और उन्हें अपनी गाड़ी में फेंकते हुए बोला, अब ये हमें पीछा नहीं कर पाएंगे, चलो यहां से। और पूरा गिरोह अपनी अपनी गाड़ियों में कूद पड़ा। इंजन गरजते ही गाड़ियां ऐसे भागीं जैसे तूफान निकल गया हो। आसपास अगर कोई राहगीर या दूसरा वाहन था भी तो गोलीबारी के खौफ से दूर खड़ा कांपते हुए सब कुछ देखता रहा। कुछ मिनट बाद जब सन्नाटा लौटा तो पुलिस वालों ने संभलकर वायरलेस उठाया। एक की आवाज कांप रही थी, सूखा कहलवा मारा गया है, हमला हुआ है, हमलावर फरार हैं। यह खबर आग की तरह फैल गई और पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े हाईवे पर हुई इस वारदात ने पंजाब को झकझोर कर रख दिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं। कुख्यात गैंगस्टर सूखा कहलवा की सरेआम हत्या, पुलिस हिरासत में ही गोलियों से भून दिया गया। आम लोग हैरान थे कि कानून और सुरक्षा के बीच ऐसा कैसे हो सकता है। सरकार और पुलिस पर जबरदस्त दबाव आ गया कि कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। सूखा के खत्म होते ही नीता देओल और उसके साथी कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस हर तरफ छापे मार रही थी। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी। मार्च 2015 में एक मुठभेड़ के बाद गुरप्रीत सिंह सेखों पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाने में बैठते ही वह टूट गया और बोला, सब सच बता दूंगा, बस मुझे बचा लो। पूछताछ में पूरी कहानी बाहर आ गई। इस साजिश में नीता देओल, विक्की गोंडर, आसलम, प्रेम लाहौरिया और कई दूसरे नाम शामिल थे। जैसे ही ये नाम सामने आए, पंजाब पुलिस ने नीता और बाकी फरार लोगों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बना दी। नीता समझ चुका था कि अब पंजाब की जमीन उसके लिए जलती अंगार बन चुकी है। उसके सिर पर इनाम घोषित हो गया था। कुछ साथियों की गिरफ्तारी और रोजाना हो रही दबिशों की खबरें उसे साफ इशारा दे रही थीं कि अब यहां रुकना मतलब खुद को पकड़वाना। उसने फैसला कर लिया कि फिलहाल देश छोड़ना ही ठीक है। दुबई में रहने वाला एक जान पहचान का NRI, वैध पासपोर्ट और वहां परिवार का ट्रांसपोर्ट का काम, ये सब उसके लिए भागने का रास्ता बन गए। सूखा की हत्या के कुछ ही दिनों बाद वह चुपचाप भारत से निकल गया और हवाई जहाज से दुबई पहुंच गया। दुबई में पहुंचकर उसे पहली बार लगा कि फिलहाल वह सुरक्षित है। वहां बैठकर वह हिंदुस्तान के अखबार खोलता और अपनी ही खबरें पढ़ता। मुख्य आरोपी नीता देओल अब भी फरार। हर रिपोर्ट में उसका नाम था। वह मन ही मन सोचता, यहां तक इनका हाथ नहीं पहुंचेगा। फिर भी दिल के किसी कोने में अपने वतन की याद उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उधर भारत में वक्त के साथ पुलिस का दबाव थोड़ा कम हुआ तो नीता को लगा कि शायद अब हालात कुछ ठंडे पड़ गए हैं, या फिर उसे किसी निजी काम से लौटना जरूरी लगा। उसने खुद से कहा, काफी महीनों से बाहर हूं, अब चुपचाप चला जाऊंगा तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इसी गलत फहमी में उसने 2015 के अप्रैल महीने में करीब 3 महीने बाद भारत लौटने का फैसला कर लिया। 22 अप्रैल 2015 को
अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक फ्लाइट उतरी। यात्रियों की भीड़ के बीच एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकला, आंखों से चारों तरफ नजरें घुमाई और खुद से बुदबुदाया, बस अब सब ठीक रहेगा। उसे क्या पता था कि बाहर कदम रखते ही उसकी किस्मत फिर से करवट लेने वाली है। वह आदमी नीता देओल ही था, जिसे लग रहा था कि शायद अब खतरे का दौर निकल चुका है। लेकिन जैसे ही उसने अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पार किया, सादी वर्दी में खड़े कुछ लोग अचानक उसके सामने आ खड़े हुए। एक पल को वह ठिठका, फिर हालात समझते ही घबराकर बोला, हटो रास्ते से, और एक पुलिस वाले को धक्का देकर भागने की कोशिश की। मगर एयरपोर्ट की सुरक्षा पहले से चौकन्नी थी। सेकंडों के भीतर हथियारबंद कमांडो उस पर टूट पड़े और उसे जमीन पर गिराकर जकड़ लिया। कोई बोला, बहुत भाग लिया, अब कहीं नहीं जाएगा। उसी पल तय हो गया, नीता देओल गिरफ्तार हो चुका था। पंजाब पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी थी। उसे कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाला गया, कलाइयों में हथकड़ियां कस दी गईं और चारों तरफ पुलिस का घेरा बनाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। थाने पहुंचते ही पूछताछ का लंबा दौर शुरू हो गया। सूखा कहलवां के कत्ल का मामला तो था ही, ऊपर से उसके पुराने कारनामों की फाइलें भी मेज पर खुलती चली गईं। एक अफसर ने चार्जशीट पलटते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम पर कत्ल की कोशिश, अपहरण और अवैध हथियार रखने जैसे 6 गंभीर मुकदमे हैं। कहां तक भागते रहोगे? नीता चुप रहा, बस सामने देखता रहा। हकीकत यह थी कि उस पर पहले से ही कई संगीन केस दर्ज थे और सूखा की हत्या ने उसकी मुसीबतें और बढ़ा दी थीं। अदालत में पेशी के बाद उसे पहले पुलिस रिमांड और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सलाखों के पीछे पहुंचते ही वह विचाराधीन कैदी बन चुका था, जिस पर कई मामलों की सुनवाई अब भी बाकी थी। उसके घर में मातम सा माहौल था। एक तरफ बेटे के कामों की शर्मिंदगी, दूसरी तरफ उसकी जान की चिंता। नीता ने इतने दुश्मन बना लिए थे कि पुलिस हिरासत में किसी भी वक्त एनकाउंटर का खतरा बना रहता था। उसके पिता, जो कभी खुद सरकारी अफसर रह चुके थे, अदालत में अर्जी लेकर पहुंचे और कहा, मेरे बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। परिवार के लिए यह सब किसी हादसे से कम नहीं था, लेकिन उनके हाथ बंधे थे। उधर जेल में बैठा नीता अंदर से टूटने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि अगर उम्र कैद या फांसी से बचना है तो कुछ असाधारण करना पड़ेगा। वक्त गुजरता गया और कुछ ही महीनों में उसके कई पुराने साथी भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। उसी साल दिसंबर 2015 में विक्की गोंडर को राजस्थान से पकड़ लिया गया। गुरप्रीत सेखों तो पहले ही जेल में था। हालात ऐसे बन गए कि तीनों खूंखार नाम भले अलग अलग मामलों में बंद हों, लेकिन उनका ठिकाना धीरे धीरे एक ही होने लगा, पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेलें। कुछ ही वक्त बाद नीता, सेखों, विक्की और दूसरे खतरनाक कैदियों को पटियाला की नाभा जेल शिफ्ट कर दिया गया। ऊंची दीवारों के भीतर ये लोग फिर आमने सामने थे। बाहर उनका गिरोह भले बिखर चुका था, लेकिन अंदर वे अब भी एक दूसरे का सहारा थे। जेल में रहते हुए भी उनका दबदबा कम नहीं हुआ था। उनकी बातचीत का हर चक्कर अब एक ही मुद्दे पर खत्म होता, यहां से निकलना है। नीता रात दिन आजादी के रास्ते सोचता रहता। उसे उम्र कैद की कोठरी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने कुछ भरोसेमंद या लालच में आए जेल कर्मियों को अपने पक्ष में कर लिया। पैसों और डर के दम पर भीतर मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दूसरी गैरकानूनी चीजों का इंतजाम हो गया। महीनों तक नाभा जेल के भीतर चुपचाप एक खतरनाक योजना पकती रही। नीता और गुरप्रीत ने अंदर से बाहर अपने लोगों तक संदेश भिजवाने शुरू किए। जेल की सुरक्षा व्यवस्था के वीडियो बनवाकर बाहर भेजे गए ताकि भागने का प्लान बिल्कुल पक्का हो सके। बाहर उनके कुछ वफादार साथी रमणदीप सिंह उर्फ रोमी, प्रेम लाहौरिया, सुलखान सिंह उर्फ बब्बर और दूसरे तैयारी में जुट गए। अंदर से खबरें आती और बाहर योजना और तेज हो जाती। हैरानी की बात यह थी कि जेल के कुछ मुलाजिम भी इस साजिश का हिस्सा बन चुके थे। नीता अपने मन में बार बार दोहराता, यहां से निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और नाभा जेल की मोटी दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पैसों के लालच और गैंग के खौफ ने नाभा जेल के भीतर ऐसा माहौल बना दिया था कि कुछ अफसर आंखें मूंदे बैठे थे।
और कुछ जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। इसी खेल में नीता देओल और गुरप्रीत सेखों की नजदीकी जेल में तैनात एक महिला सिपाही करणजोत शर्मा से हो गई। करणजोत की मुलाकात ड्यूटी के दौरान नीता से हुई थी और उसके दबंग अंदाज, नाम के डर और रौबदार चाल ढाल ने उसे इस कदर प्रभावित कर दिया कि वह धीरे धीरे उसके जाल में फंसती चली गई। नीता ने भी मौके को भुनाने में देर नहीं की। उसी के जरिए जेल के भीतर मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नकदी और नशा पहुंचने लगा। ऊपर से जेल के सहायक अधीक्षक रूपा सिंह जैसे कुछ अफसर मोटी रिश्वत के बदले सब कुछ देखकर भी चुप बने रहे। कई महीनों तक पूरी खामोशी और गोपनीयता के साथ एक ही सपना बुना जाता रहा। ये सब कब तक चलेगा? यहां से निकलना है। और फिर वह सुबह आई, 27 नवंबर 2016, जब सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। अंदर से इशारा मिलते ही नीता और उसके साथी बिजली की तरह हरकत में आए और इतिहास का एक और सनसनीखेज जेल ब्रेक हो गया। नाभा जेल टूट चुकी थी और कुछ ही घंटों में पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया। हर तरफ हाई अलर्ट, सीमाओं पर नाके, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सख्ती। पुलिस की टीमें दिन रात भाग दौड़ में लग गईं। अगले ही दिन खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को पकड़ लिया। लेकिन नीता देओल और उसके खास साथी अभी भी हवा में घुल चुके थे। खबरें आने लगीं कि वे भेष बदलकर मोबाइल फोन से दूरी बनाकर अलग अलग राज्यों में छिपते फिर रहे हैं। नीता का संपर्क अपने पुराने जानकार सुनील कलरा से था, जो खुद भी एक हत्या के मामले में उम्र कैद पा चुका था और पैरोल पर बाहर आकर फरार हो गया था। दोनों ने तय किया कि पंजाब से जितना दूर हो सकें उतना अच्छा, और इसी सोच के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में शरण लेने का प्लान बना लिया। कुछ ही दिनों बाद इंदौर के खजराना इलाके में निर्वाणा एम्पायर नाम की एक ऊंची इमारत में दो अजनबी एक फ्लैट किराए पर रहने लगे। मकान मालिक से उन्होंने खुद को कारोबारी बताया और जो कागज दिखाए वे पूरी तरह फर्जी थे। एक ने बड़ी दाढ़ी रख ली थी, दूसरा हमेशा सिर पर टोपी लगाए रहता था। असल में ये दोनों नीता देओल और सुनील कलरा ही थे, जो पुलिस की नजरों से दूर नई पहचान में जीने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हफ्तों तक जिंदगी शांत दिखी। नीता ज्यादातर वक्त फ्लैट से बाहर ही नहीं निकलता था, और अगर निकलता भी तो चेहरा ढककर। अखबार और टीवी ही उसकी दुनिया थे, जिनसे उसे पंजाब की खबरें मिलती रहती थी। एक दिन उसने पढ़ा कि सरकार ने उसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। यह जानकर उसने खुद से कहा, अब और सावधान रहना पड़ेगा। कभी कभी वह बहुत सोच समझकर नया प्रीपेड सिम डालता और अपनी पत्नी या किसी भरोसेमंद आदमी को बस 2 मिनट की कॉल करता। मैं ठीक हूं, चिंता मत करना। और फिर नंबर तोड़ देता। हर गुजरते दिन के साथ उसे एहसास हो रहा था कि यह खुली सांसें ज्यादा वक्त तक नहीं चलेंगी। उधर पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां भी चुप नहीं बैठी थी। टेक्नोलॉजी और मुखबिरों के जाल से वे लगातार सुराग जोड़ रही थी। आखिरकार करीब 7 हफ्तों की मेहनत के बाद जनवरी 2017 के बीच में खबर मिली कि इंदौर में 2 संदिग्ध लोग दिखे हैं, जिनका हुलिया नीता देओल से काफी मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। 17 जनवरी 2017 की ठंडी रात इंदौर पुलिस ने उस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया जहां दोनों छिपे थे। एक टीम चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती हुई उस फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची। भीतर हल्की रोशनी जल रही थी। शायद दोनों दिन भर छिपे रहने के बाद थोड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर की आवाज गूंजी, खोलो पुलिस। अंदर नीता का दिल धक से रह गया। वह खिड़की से झांका तो नीचे पुलिस की गाड़ियां और लाल नीली बत्तियां चमकती दिख गईं। उसे समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। सुनील ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? नीता ने दांत भींचते हुए पिस्तौल निकाली और बोला, जो होगा देखा जाएगा। मगर उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे और कुछ ही सेकंड में पुलिस भीतर घुस आई। सुनील बालकनी की तरफ भागा, लेकिन वहां पहले से कमांडो खड़े थे। नीता ने पिस्तौल तानकर चेतावनी शॉट चलाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही चारों तरफ से आवाजें आईं,
हथियार फेंक दो नीता, बचना है तो। बंदूकों के घेरे में उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से पिस्तौल जमीन पर रखी और हाथ ऊपर कर दिए। पल भर में पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। सुनील कलरा भी काबू में आ चुका था। दोनों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। एक इंस्पेक्टर ने हल्के तंज में कहा, बहुत भाग लिए, अब पंजाब चलो। इस तरह नीता की फरारी की दूसरी कोशिश भी वहीं खत्म हो गई। अगले दिन औपचारिक कार्रवाई के बाद इंदौर पुलिस ने दोनों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। 2 राज्यों की पुलिस के तालमेल से हुई इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना गया। भगौड़े गैंगस्टर नीता की गिरफ्तारी की खबर पंजाब में फिर से सुर्खियां बन गई। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे वापस लाया गया और एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इस बार पहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त था। शुरुआत में उसे पटियाला सेंट्रल जेल में रखा गया और प्रशासन ने तय कर लिया था कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीता जैसा शातिर इंसान जेल के अंदर भी चुप बैठने वालों में से नहीं था और उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी बेचैनी साफ दिख रही थी। जेल के भीतर कुछ ही वक्त बीता था कि खबरें फिर उड़ने लगीं। नीता देओल अब भी बाहर की दुनिया से डोर जोड़ने में लगा हुआ है। पटियाला सेंट्रल जेल में बंद होकर भी उसने पुराने हथकंडे छोड़ने का नाम नहीं लिया था। बाहर उसके कुछ वफादार अब भी बचे खुचे नेटवर्क को संभाल रहे थे और अंदर वह रिश्वत, रुतबे और अपनी चिकनी बातों के जाल से रास्ते बना रहा था। नाभा जेल के वक्त से ही उसके करीब आई महिला कांस्टेबल करणजोत शर्मा अब भी उसके असर में थी। वह इधर उधर सिफारिशें करती फिरती थी कि किसी तरह नीता तक फिर से फोन और दूसरी चीजें पहुंच जाएं। दूसरी तरफ जेल का एक अधिकारी रूपा सिंह भी पैसों के लालच में चुपचाप मदद करता रहा। कुछ महीनों तक यह खेल चलता रहा। चोरी छिपे मोबाइल पहुंचते रहे जिनसे नीता कभी अपने साथियों को निर्देश देता, कभी घर फोन करके कहता, चिंता मत करना जरे, मैं ठीक हूं। उसे जेल के भीतर नशा और दूसरी सुविधाएं भी मिल रही थी। ऐसा लगने लगा था मानो सलाखों के पीछे भी उसने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली हो। लेकिन 2017 के आखिर तक कानून ने फिर शिकंजा कस दिया। एक दिन पुलिस ने 2 युवा छात्र नेताओं को पकड़ा जो जेल में बंद बदमाशों तक ड्रग्स, पैसे और फोन पहुंचाने का काम कर रहे थे। सख्त पूछताछ में वे टूट गए और बोले, इन सब में साहब रूपा सिंह और हवलदार करणजोत शर्मा भी शामिल है ना। यह खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और नीता का अंदरूनी नेटवर्क एक झटके में ढह गया। इसके बाद प्रशासन ने उसे और उसके करीबी गुरप्रीत सेखों जैसे कैदियों को अलग अलग बैरकों में कड़ी निगरानी में डाल दिया। नीता के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन उसने खुद से कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है ना। वक्त गुजरता गया और बाहर की दुनिया बदलती रही। जिन दुश्मनों और साथियों के साथ उसने कभी अपना नाम बनाया था, वे एक एक कर कहानी से बाहर होते चले गए। विक्की गोंडर, जिसके साथ मिलकर उसने सूखा कहलवां को मारा था, जनवरी 2018 में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू भी 2018 में जेल के भीतर दिल का दौरा पड़ने से मर गया। जो बचे थे वे या तो छिपते फिर रहे थे या पुलिस की हिरासत में पहुंच चुके थे। पंजाब के अपराध जगत में नए नाम उभर आए थे और धीरे धीरे नीता देओल का नाम सुर्खियों से गायब होने लगा। अब वह सिर्फ एक कैदी था जिसकी फाइलें अदालतों में घूम रही थीं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2023 की शुरुआत में नाभा जेल ब्रेक केस का फैसला आया। अदालत ने नीता देओल, गुरप्रीत सेखों, अमनदीप ढोटिया समेत 22 लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। नीता को जेल तोड़ने और फरार होने के मामले में 10 साल कैद मिली, लेकिन वह पहले से ही 2017 से बंद था, इसलिए सजा का बड़ा हिस्सा वह काट चुका था। इसी दौरान सूखा कहलवां की हत्या जैसे दूसरे मामलों में भी कार्रवाई चलती रही। करीब 8 साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद 2023 में खबर आई कि कुख्यात शार्प शूटर कुलप्रीत सिंह उर्फ नीता देओल जेल से रिहा हो गया है। आज पंजाब का यह बदनाम नाम फिर से आजाद है। सवाल यही है, क्या जेल के सालों ने उसे सच में बदल दिया होगा? क्या वह अब जुर्म की दुनिया से दूरी बनाकर एक शांत जिंदगी चुनेगा
या फिर किस्मत उसे फिर किसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इतना तय है कि नीता देओल की कहानी अब सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं रही, बल्कि यह दोस्ती और दुश्मनी, ताकत और धोखे, शोहरत और तबाही के अजीब मिश्रण की दास्तान बन चुकी है। बाहर से यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा सच बहुत कड़वा है। अपराध के रास्ते पर चलकर उसने कुछ सालों में खौफ और नाम तो कमा लिया, मगर बदले में अपनी आजादी, अपने दोस्त और जिंदगी के अनमोल साल गंवा दिए। आखिरकार कानून ने उसे पकड़ ही लिया, और वही हुआ जो अक्सर हर बड़े अपराधी के हिस्से आता है। और इसी के साथ इस कहानी पर हम पर्दा गिराते हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, हैरान कर देने वाली कहानियां पसंद है तो जुड़े रहिए रिवीलिंग आइज के साथ, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा सच सामने लाया जाता है।